मोहन साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी अपने थोड़ा समय का अभाव देखकर अपने 2 शब्द बोले। सबसे पहले महाकारुणिक तथाकथ गौतम बुद्ध, जिनकी आज जयंती है, वे भारत के समाज क्रांति के अग्रणी क्रांतिबा महात्मा ज्योतिराव फुले एवं हम सबके मुक्तिदाता भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन महापुरुषों को, उनके कार्य कर्तृत्व को मैं प्रणाम करता हूं। आज की इस चर्चा सत्र में खास तौर से दिल्ली से दूर दराज से चलकर आए हुए हमारे आदरणीय बनते महास्थविर आनंद जी और इस चर्चा में या उपस्थित सभी साथियों, बहुत सारी चर्चा आप लोगों ने लगभग 2.5 घंटे से यहाँ सुनी है। मैं भी इस चर्चा के लिए बहुत सारी तैयारी करके आया था, लेकिन समय की अभी बहुत कमी है, इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। महाबोधि विहार बुद्ध गया का जो आंदोलन है, कल, आज और आगे, आज का यह विषय देश और दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार विश्व की संपूर्ण मानव जाति के लिए एक परम पावन पूजनीय स्थल है और उस विषय पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यह विषय पॉलिटिकल नहीं है, तो यह विषय हमारी प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को बचाने का विषय है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करते हुए जिस तरह से पॉलिटिशियंस चर्चा करते हैं, उस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके तथ्यों पर खास तौर से तथ्यों पर बात होनी चाहिए और इस आंदोलन के बारे में शुरू से आज तक जो भी हुआ है और आगे जो करना है, तो चाहे फिर मांग हो या उपासक या कार्यकर्ता हो, इन सब में यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पीच एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन, ये बातें होना बहुत जरूरी है। हम हमारी लड़ाइयां क्यों हार जाते हैं? तो सबसे पहले हमने इस बात को गौर करना चाहिए कि हमारे किसी भी बात में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, हमारे कृति में, विचारों में, और उसके कारण हम हमारी लड़ाई हार जाते हैं। तो कृपया इस बात का भी ख्याल होना बहुत जरूरी था। बोध गया महाबोधि विहार को मुक्त कराने का यह आंदोलन आज जो शुरू हुआ है, या पहले भी जो शुरू हुआ था, यह आंदोलन रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, क्रांति प्रतिक्रांति लड़ाई का एक हिस्सा है, ऐसा मैं समझता हूं। इसको हमने उस दृष्टि से देखना चाहिए। तो इसकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि की अगर बात करें तो इसके बारे में किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता। भैया जी ने कहा कि मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूं, लेकिन आजकल इंटरनेट का डिजिटल जमाना है, जिसको अगर वो नहीं समझता है तो उसको इलिटरेट भी समझा जाता है। इसलिए कुछ बातें तो ऐसी है कि उसको समझना भी बहुत जरूरी है।
इसलिए इंटरनेट की इस जमाने में गूगल में जाकर अगर हमने सर्च किया तो इस देश का जियोग्राफिकली स्वामी अगर कोई है तो वो प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक है। ये इंटरनेट के जमाने में गूगल में सर्च करने के बाद में भी आपको ये जानकारी मिलती है। यानी कि इस देश का, भारत का सातवारा अगर किसी के नाम पर है भौगोलिक दृष्टि से, तो प्रियदर्शी राजा महान सम्राट अशोक के नाम है। और आज जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जिस स्थल की हम बात कर रहे हैं, तो वे देन भी प्रियदर्शी राजा महान सम्राट अशोक की है। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के ठीक 20 साल बाद यानी ईसा पूर्व बीसी 248 में वे भगवान बुद्ध की स्थलों की यात्रा करने के लिए निकलने का उन्होंने संकल्प किया, क्योंकि उनके अंदर में ओत करुणा भर आई थी। भगवान बुद्ध के प्रति वो श्रद्धा भाव जागा था। इसलिए वो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी से चलकर बीसी 248 में वे बोध गया पहुंचे और वहां भगवान ने जहां पर बोधि प्राप्त की थी उस महाबोधि वृक्ष को उन्होंने नमन किया, बड़े श्रद्धा के साथ नमन किया। और उसी वक्त उन्होंने वहां संकल्प किया कि इस जगह पर एक बड़ा मैं विहार बनाऊंगा। और 3री शताब्दी में उन्होंने इस महाबोधि विहार का निर्माण पूरा किया। मैं ये तथ्यों की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये जानकारी हम लोगों को चाहिए। 48 बाय 48 वर्ग फुट जगह पर भव्य दिव्य महाबोधि विहार का उन्होंने निर्माण किया। इस महाविहार की ऊंचाई 180 फुट, लंबाई 110 फुट और भूतल 68 वर्ग फुट और छत की ऊंचाई 15 फुट। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चरल जो डिजाइन कर ये कंप्लीटली जो विहार है ये सम्राट अशोक ने वहां बनाया। और उसके बाद वहां पर उसकी पूरी तरह से जो जवाबदारी थी वो किस प्रकार की थी ये आगे आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में ह्यूएन सांग भारत में आए, जग प्रसिद्ध चीनी प्रवासी, तो उन्होंने भी उस विहार को भेंट दी थी, बुद्ध दर्शन किए थे उन्होंने। उनके प्रवास वर्णन में भी इसका पूरी तरह से जिक्र किया हुआ है। तो मैं ये बात इसलिए रखी है कि कोई अगर चैलेंज करे तो इसकी ऐतिहासिकता के बारे में किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता। वो बौद्धों का है, वो बौद्धों की विरासत है और वो प्रियदर्शी महाराजा सम्राट अशोक ने बनवाया। ये मुद्दा बिल्कुल ही क्लियर है, इसके बारे में संदेह हो नहीं सकता। मध्ययुगीन काल की अगर बात करें हम तो एक बात हमको देखने को मिलती है कि सबसे पहले महाबोधि विहार पर आक्रमण की जो शुरुआत हुई है तो ईस्वी सन पूर्व 606 से 637 के दरमियान बंगाल का हिंदू राजा शशांक इसने महाबोधि विहार पर आक्रमण किया और उनके द्वारा महाबोधि वृक्ष को तोड़ा गया। सबसे पहली बार बौद्ध स्थलों को क्षति पहुंचाई गई और बौद्ध मूर्तियों का विडंबन किया गया। ये प्रतिक्रांति का ये हमारे संस्कृति के ऊपर में, हमारे विरासत पर बहुत बड़ा आक्रमण था। ईस्वी सन 1017 में मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनी और 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का भारत में आक्रमण हुआ और उनके आक्रमणों में इन बौद्ध स्थलों का भी विनाश हुआ है। और ये भी कारण हमारे इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करते तो तथ्यों के आधार पर सारी बातें हमने पूरी तरह से उजागर करनी चाहिए और धर्म देश के कारण ये सब चलता रहा। नतीजा यह हुआ
कि 11वें शतक के बाद, क्योंकि भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, रक्तपात हुआ और डर के मारे बहुत सारे जो भिक्षु है हमारे विदेशों के में चले गए, उपासक भी नहीं रहा। और इसका जो फायदा है, इसी का फायदा यहाँ के सनातन लोगों ने लिया है। प्रतिक्रांति में ये सब ढह जाने के बाद ईस्वी सन 1590 में शव पंथ के पंडे पुजारी महंतों द्वारा इस महाबोधि विहार पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, जिसमें बौद्ध गया की अत्यंत दुर्दशा की शुरुआत हुई। फिर भी समय समय पर कुछ लोग इसको मदद करते रहे। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो बातें बताऊंगा तो ये चर्चा और ज्यादा लंबी हो सकती है। आधुनिक काल पर हम आते हैं, मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। 1815 से लेकर 1820 के करीब अंग्रेजों के शासन काल की बात है। बौद्ध धर्म के असीम श्रद्धा के होने की वजह से बर्मा के तत्कालीन शासक, इन्होंने एक नक्शे के आधार पर अपने एक दूत को बुद्ध गया में भेजा था। लेकिन उस वक्त बोध गया महाबोधि विहार घनघोर जंगल और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ था। यह भयानक दृश्य देखकर वह भयभीत होकर दूर से ही डर के खौफ के मारे भाग चला गया और स्वदेश लौट गया। ठीक इसके बाद सन 1823 में ब्रह्मदेश के शासक राजे वजिंदो, इन्होंने अपने एक उपासक को आदेश दिया था कि आप बौद्ध गया जाकर ब्रह्मदेश की ओर से महाबोधि वृक्ष की बुद्ध की पूजा कीजिए और साथ ही उस स्थान पर हमेशा के लिए पूजा अर्चना की व्यवस्था स्थापित करने के लिए वहां के स्थानिक लोगों द्वारा इसकी व्यवस्था करे। तो इस प्रकार वो दूत वहां गया, क्योंकि उसके राजा का वो हुक्म था और उसका पालन करते हुए उसने तुरंत ही महाबोधि विहार परिसर में पहुंचकर वहां की अच्छी साफ सफाई की, रास्तों को दुरुस्त किया और बोधि वृक्ष की पूजा अर्चा वंदना की और महाबोधि बुद्ध मूर्ति को बहुमूल्य चढ़ाव चढ़ाया और कुछ दिन उसने वहां शांति से बिताए। और लौटने से पहले, ये बात महत्व की है कि लौटने से पहले उसने वहां निरंतर बुद्ध मूर्ति की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए स्थानिक महंत के शिष्य को बौद्ध पूजा पद्धति का प्रशिक्षण दिया और इसका प्रबंधन महंतों के हाथे सौंपकर वह ब्रह्मी उपासक स्वदेश लौट गया। और इसके बाद ये पिक्चर शुरू हो जाती है कि वह शव पंथ के मंत्र का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है और वो आज भी वहां पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमाकर बने हुए हैं। वजिंदो के बाद बिडमिंटन वे भारत आए तो उन्होंने 1874 में गया में धर्मशाला का निर्माण किया। निरंजना नदी के तट पर महंत मठ के दक्षिण की ओर कुछ वर्षों बाद इस पर भी अवैध कब्जा करके यह धर्मशाला भी या महंतों ने अपने हाथों में ले ली। 1832 में गया के जिलाधिकारी इन्होंने यहाँ के खंडर का उद्धार करने हेतु एक प्रस्ताव अंग्रेज सरकार को भेजा था, जिसके कारण 1846 में जनरल कलिंगम अपने सहयोगी मरहम किट्टो के साथ बुद्ध गया में आए और उन्होंने भारत सरकार को बुद्ध गया संबंधी का एक विवरण सादर किया। उसके कारण 1861 और 62 के मध्य में जनरल कलिंगम जो प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ थे, उन्होंने भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग की रचना की। ठीक उसके बाद राजेंद्र पाल मित्र और गया के जिलाधीश फर्ग्यूसन, इन्होंने बौद्ध गया का विकास की सिफारिश अंग्रेज सरकार को की थी। ये आधुनिक काल की हिस्ट्री है जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है हमारी लड़ाई के लिए। महाविहार के खुदाई के लिए ईस्वी सन 1877 को शुरुआत हुई और खुदाई का काम 1880 में पूरा हुआ और उस खुदाई में महाविहार का तलमजला, बीच का हिस्सा जमीन से 25 फीट नीचे मिला और 600 फीट समचतुष्कार खुदाई में विहार की ऊंचाई जमीन से 180 फीट थी। ये पूरा ढांचा उनको आर्कियोलॉजिकल उस खुदाई के अंदर में प्राप्त हुआ। साथियों, ये बात मैंने इसलिए हिस्टोरिकल रखी है
कि जो लड़ाई भंते जी अनागरिक धम्मपाल आगे लड़े हैं, उन्होंने भी अपने कानूनी लड़ाई में बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने निचली अदालत से लेकर तो उच्च न्यायालय तक की लड़ाई लड़ी और उच्च न्यायालय में वो लड़ाई हार गए, उसका भी एक रीजन है। साथियों, दूसरा जो वैष्णव जो ब्राह्मण लोग जो दावा करते हैं कि ये बुद्ध जो है ये विष्णु का अवतार है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है द तथागत स्वयं जीवित थे। जब उनको इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मैं राजा महाराजा शुद्धोधन और महामाया का मैं औरस पुत्र हूं, इसके अलावा मैं और कोई नहीं हूं। यह उन्होंने उसी वक्त में बोल दिया था। तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवान बुद्ध किसी के अवतार है। तो यह बात तो पूरी तरह से झूठ है। तो साथियों, ये ऐसे तथ्यों के माध्यम से हम उन लोगों को उत्तर दे सकते हैं। आखिरी पड़ाव पर हम आते हैं अभी कि श्रीलंका के भंते अनागरिक धम्मपाल जी का जब भारत में आगमन हुआ, भदंत अनागरिक धम्मपाल जी जब बोधगया सन 1891 में पहुंचे तब उनके साथ में कर्नल ऑलकार्ड भी थे। जब उन्होंने महाविहार में शव सन्यासी को पुजारी के रूप में देखा तो भौचक्का रह गए। महाबोधि विहार में शव महंत का कब्जा देखकर वह बहुत दुखी हुए। बुद्ध पूजा का विडंबन देखकर वह बहुत व्यथित थे और उन्होंने वही महाबोधि विहार के मुक्ति का संकल्प लिया। और फिर उन्होंने महंतों से लड़ने के लिए श्रीलंका लौटकर महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और इसकी शाखाएं दुनिया के 26 देशों के अंदर में उन्होंने स्थापित की। और फिर दूसरी बात, किसी भी आंदोलन जरूरत होती थी, आज जैसा तो मीडिया नहीं था, तो दी बुद्धिस्ट इस अंग्रेजी अखबार की उन्होंने शुरुआत की और इसके माध्यम से वो संदेश देश विदेश में भेजते रहे। और उसके बाद जागतिक जो धम्मध्वज हमारा, उसकी भी जो निर्मित है वो भदंत अनागरिक धम्मपाल जी ने की है। 18/5/1893 को वे अमेरिका के शिकागो परिषद में गए और वहां उन्होंने अपनी बात को रखा। आखिरी बात मैं आऊंगा कानूनन लड़ाई की तरफ और अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि भंते जी ने जो केस दाखिल की थी, तो गया के जो निचली अदालत है वो जेएमएफसी कोर्ट ने महंत गिरी और उनके साथियों को दोषी ठहराया था और उनको सजा हुई थी। अंडर सेक्शन जो था 295, 296, 297 और 143, इसके तहत वे कन्विक्टेड हुए थे। फिर वे अपील में गए, सेशन कोर्ट में गए और सेक्शन कोर्ट में भी उनको सेशन कोर्ट में भी सजा मिली, लेकिन उन्होंने वहां से जो 295 और 297 और 153 ये जो कलम है उन्होंने वहां से निकाल दिया। और फिर ये लोग अपील में गए और आर्टिकल 296 के अंतर्गत यह मामला कलकत्ता बेंच हाईकोर्ट में चला और फिर वे कलकत्ता हाईकोर्ट से 296 के अंतर्गत ये लोग एक्विटल हुए और यह आंदोलन वही समाप्त हुआ। तो ये इस तरह का इसका इतिहास है। और फिर आधुनिक काल में जो आंदोलन हुए, भंते जी स्वयं उसके साक्षी है। ये सारा इतिहास उनको पता है। भंते सुरेश ससाई जी, इन्होंने जो रिट पिटिशन दाखिल की थी 2012 में, रिट पिटिशन दाखिल की थी, तो अभी जो 5 मार्च हुई है, तो 5 मार्च को ये प्ली के लिए केस सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में खुद संज्ञान लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके वह एक नोट डाली है कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स है ये हंगर स्ट्राइक के ऊपर में बैठे हैं, ये अनशन करने बैठे हैं। ये बात बहुत क्रिटिकल है, इसलिए इस पर जल्द से जल्द विचार हो और इसकी सुनवाई के लिए अगली जो तारीख है 16/5/2025 टेंटेटिवली लिस्टेड ऑन, फिक्स फॉर नहीं है लेकिन टेंटेटिवली लिस्टेड ऑन 16/5/2025 को है। तो मेरा कहना इस
यह है कि किसी भी कानूनन लड़ाई को लड़ना है, हम क्या सिर्फ आंदोलन ही करते रहेंगे? कानूनन लड़ाई की तरफ में हमारा ध्यान नहीं है। बाबा साहब हमारा आदर्श है, जिन्होंने कलम की नोक पर दुनिया को झुकाया, बड़े बड़े को झुकाया है। कानूनन बात पर लोगों को, देश दुनिया को झुकाया है, तो फिर हम इतने कमजोर क्यों हैं? तो हमने बंटी जी की ये जो केस है, हाल ही में अभी सुनवाई होने वाली है, तो उस केस का जो स्टेटस है उस पर हमने चर्चा करनी चाहिए। हमारे कोई मतभेद नहीं होने चाहिए, और उस केस को हम क्या मदद कर सकते हैं, उसको कितना मजबूत कर सकते हैं, और ये लड़ाई को कितने मजबूती से जीत सकते हैं, इस पर अगर हम मिलजुल कर अगर ध्यान देते हैं तो ये लड़ाई हमारे लिए आसान हो सकती है। तो इस तरह के रास्तों के माध्यम से बुद्ध का जो मैत्री करुणा का जो संदेश है, उसके माध्यम से हम एक में के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े, किसी का विरोध न करते हुए, तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। मुझे इस विषय पर यहाँ बोलने के लिए अनुमति दी गई है। मैं आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपके आभार मानता हूँ। जय भीम, जय भारत।